Good morning everyone. So we are here. तो लास्ट क्लास से आगे शुरू करते हैं अपन, राइट? तो लास्ट क्लास में हम लोग किस बारे में बातचीत किए थे? हम बातचीत कर रहे थे इनर्शियल फ्रेम के बारे में, राइट? तो लेट्स टॉक अबाउट इट लिटिल बिट मोर एंड क्लियर डाउट्स, और फिर हम लोग फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो पिछली क्लास से कोई डाउट हो तो आप टाइप कर सकते हैं, राइट? मैं वेट कर रहा हूँ फॉर यू टू टाइप एनी डाउट्स दैट यू हैव फ्रॉम लास्ट क्लास। ओके, प्रैक्टिकल इनर्शियल फ्रेम समझ में नहीं आया, ऑलराइट, ओके ओके। जिनको भी वीडियो में कुछ भी इश्यू आया कभी भी, आप जस्ट स्टार्ट कर लीजिए, रीलोड कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, ऑलराइट, सो हियर वी गो। देखिएगा, तो प्रैक्टिकल इनर्शियल फ्रेम, इसमें सिर्फ दो बातें थी। पहली बात मेरे ख्याल से बहुत इजी थी, सबको समझ में आनी, मैक्सिमम लोगों को समझ में आ भी गया था, फिर भी मैं उसको एक बार रिपीट कर देता हूं, ऑलराइट? कि आप अर्थ पर हो, यू शुड बी ऑन अर्थ। प्रैक्टिकल इनर्शियल फ्रेम इज अर्थ फॉर मैक्सिमम प्रॉब्लम्स, एटलीस्ट फॉर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन प्रॉब्लम्स, ठीक है? बट द क्वेश्चन इज, जब हम जेई का एग्जाम देने जाएंगे तो वह न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है ये क्वेश्चन, ये तो पता नहीं पड़ेगा ना आपको एग्जाम देते हुए कि पहले से पता होगा कि ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है। वो तो ऐसा नहीं बताएंगे आपको कि ये क्वेश्चन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का है या फिर किसी और चीज का है, राइट? वो आपको एग्जाम देते हुए तो नहीं पता पड़ेगा। तो अभी तो चलिए जो मैं कह रहा हूं उससे काम चल जाएगा, लेकिन ये कंडीशंस यदि आपको अभी पता नहीं हो और आप सवाल सॉल्व कर लें तो कोई गलती नहीं होगी आपसे, आज नहीं होगी, लेकिन एग्जाम देते हुए तो गलत हो सकता है ना। इसलिए हम लोग अभी से ही क्लियर करके चल रहे हैं कि जब भी हम यूज करें तो क्या होगा, ऑलराइट? तो इसमें पहली कंडीशन थी कि ऑब्जर्वर मस्ट बी ऑन अर्थ, ऑब्जर्वर मस्ट बी ऑन अर्थ। इस फर्स्ट कंडीशन में किसी को डाउट है तो पहले बोले, फिर मैं सेकंड कंडीशन पे आऊंगा। ऑब्जर्वर मस्ट बी ऑन अर्थ। एनी डाउट्स इन दिस कंडीशन? जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन इनर्शियल फ्रेम की, हम उस पर नहीं जाएंगे। इनर्शियल फ्रेम इज एन आइडियल कंसेप्ट, जैसा किसी ने लिखा भी है, ऑलराइट, विच इज नॉट समथिंग जिसमें हमें कोई प्रॉब्लम है, ऑलराइट? ठीक है, अब सेकंड पे आते हैं हम लोग। व्हाट इज सेकंड कंडीशन? सेकंड कंडीशन बेसिकली इस बात से रिलेटेड है बच्चों कि अर्थ की सरफेस पे मौजूद, सर ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो शुड बी ऑन अर्थ। नहीं कमल किशोर से ना, ऑब्जेक्ट के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ जो रेफरेंस फ्रेम होता है वो ऑब्जर्वर की बात करता है, ना कि ऑब्जर्व्ड की। हम किसको ऑब्जर्व कर रही है, हमारी फ्रीडम है, राइट? ऑब्जर्वर की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है मनीष कुमार जी, ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही है, ऑब्जर्वर की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट वो है जिसपे हम न्यूटन्स लॉ लगा रहे हैं, ऑब्जर्वर वो है जो न्यूटन्स लॉ लगा रहा है। ऑब्जेक्ट पे लगाने वाला इज ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट के लिए कंडीशंस नहीं है, ऑब्जर्वर के लिए कंडीशंस है। ऑब्जर्वर कहीं पर भी हो सकता है, ऐसा नहीं बोला है शशांक शेखर।
ऑब्जर्वर मस्ट बी ऑन अर्थ लिखा हुआ है, प्लीज इसे कॉपी करें, लिखेंगे तो समझ में आएगा। ओके, सिर्फ टाइप करेंगे वहां पे तो नहीं आएगा। मैक्सिमम बच्चे ऑनलाइन चैटिंग पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए ऑनलाइन मीडियम के थ्रू वो सीख नहीं पाते। उनको ऑनलाइन लेक्चर्स जो है एंटरटेनमेंट का सोर्स लगते हैं रादर देन लर्निंग का, बिकॉज दे आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द चैटिंग विंडो रादर देन देयर कॉपी एंड पेन। सो प्लीज concentrate on copy and pen, not on chatting. Alright? Now, second condition के लिए आपको एक सिंपल सी बात समझनी पड़ेगी कि अर्थ घूम रही है अपनी एक्सिस के अबाउट। ऑलराइट, अब ये जो एक्सिस के अबाउट अर्थ घूम रही है, इसकी वजह से क्या होता है, एक ऑब्जर्वर जो यहां है पोल पे, ऑलराइट, ऑब्जर्वर 1, और एक ऑब्जर्वर जो है इक्वेटर पे, ऑब्जर्वर 2, क्या हम इन दोनों को एक जैसा ऑब्जर्वर मान सकते हैं क्या? आर दे सेम? नो, दे आर नॉट सेम, बिकॉज बोथ ऑफ देम विल नॉट हैव सेम वेलोसिटीज एंड सेम एक्सेलरेशन। इस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन इस ऑब्जर्वर से डिफरेंट होगा, एंड दैट गोज ट्रू फॉर एवरी अदर ऑब्जर्वर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इस ऑब्जर्वर के लिए कुछ और आएगा, इस ऑब्जर्वर के लिए कुछ और आएगा। हर ऑब्जर्वर जो अर्थ की सरफेस पे मौजूद है उसके लिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वुड बी डिफरेंट। दैट्स वाई हमने क्या लिखा था, सेकंड वाला पॉइंट, कि रोटेशन ऑफ अर्थ का अफेक्ट लेने की जरूरत ना पड़े सवाल में। रोटेशन ऑफ अर्थ कैन बी इग्नोर्ड, बस दैट्स इट। सवालों में कैसे पता पड़ेगा, मैं इस पे आऊंगा सेकंड पॉइंट में। सवालों में कैसे पता पड़ेगा कि रोटेशन ऑफ अर्थ कैन बी इग्नोर्ड? देखिए सिंपल सी बात है, यदि सवाल में बात करते हैं कि जी एक देखने वाला जो है 23 डिग्री लैटिट्यूड पे था, दूसरा देखने वाला इक्वेटर पे था, यदि ऐसा कुछ आता है क्वेश्चन के अंदर, तो इसका मतलब वो आपसे चाहता है कि आप रोटेशन की बारे में सोचें। यदि वो ये ऐसा बोले कि कोई चीज वेस्ट टू ईस्ट जा रही थी, ईस्ट टू वेस्ट जा रही थी, अगेन दे आर पुशिंग यू टू थिंक अबाउट द रोटेशन। बट यदि अर्थ की रोटेशन को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई रेफरेंस नहीं है क्वेश्चन में, जैसा कि हम जितने भी सवाल करेंगे उनमें फिलहाल नहीं होने वाली है, तो हम लोग बड़ा सेफली अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ले सकते हैं। मेरे लिए बेटा इसलिए जरूरी है बात करना, बिकॉज हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वी विल बी यूजिंग H.C. वर्मा एज अवर टेक्स्ट बुक। तो H.C. वर्मा जितने लेवल पे बात कर रही है उतने लेवल पे तो हमारे लिए भी जरूरी होगा पढ़ाई करना। तो अकॉर्डिंग टू H.C. वर्मा दिस इज द मिनिमम दैट वी रिक्वायर। ऑलराइट, तो अब हम लोग ये मान के ही बात करेंगे कि अर्थ इज एन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस फॉर विच वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर क्वेश्चंस। ओके, so today now we are going to talk about various forces. All right, which we encounter in Newton's law. All right, मैं देख लेता हूँ कोई relevant doubt पूछा हो किसी ने तो। So this means that the observer is at rest even though earth is moving. No, it does not mean that. ऑब्जर्वर को कभी खुद की वेलोसिटी नहीं दिखती है। ओके, is there any one reason that Newton first law cannot be part of second law? Yes, we have explained this, Mr. Ajarya। यदि आप शुरू से सुनेंगे तो हम काफी बार ये अलग अलग तरह से समझा चुके हैं। प्रैक्टिकल इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का एग्जाम्पल दे तो रखा अर्थ का सरफेस। राइट, कुछ बच्चे शायद ध्यान से सुन नहीं रहे, ऑलराइट, कुछ बच्चे स्पैम कर रहे हैं। निमिषा तिवारी, यदि आप पहला लेक्चर अटेंड कर रही हैं तो यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट है, आप शुरू से अटेंड करें तो आपको समझ में आ जाएगा। बट इफ द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ देन इट विल एक्सपीरियंस सम फोर्स, सो हाउ कैन वी टेक इट एज एन इनर्शियल फ्रेम? ऑब्जर्वर
इज अ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ऑब्जर्वर कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं होता है जिसमें फोर्स लगेगा। ऑब्जर्वर इज अ मैथमेटिकल आइडिया कि भाई ये इस वेलोसिटी से चल रहा है, उसका खुद का कोई मास नहीं होता, वो कोई चीज नहीं होता, इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग। ऑब्जर्वर इज अ रेफरेंस फ्रेम, इट्स एन एक्सिस, एक्स वाई जेड एक्सिस का कितना वेलोसिटी होता है ये हम बात कर सकते हैं, कितना मास हो सकता है ये बात नहीं कर सकते, उसका कोई अर्थ ही नहीं है। ऑलराइट, सो इट्स एन अजम्पशन। ऑलराइट, जिनको अभी तक समझ में नहीं आया तो डोंट वरी अबाउट इट। कुछ बच्चे, एक बच्चा बार बार लिख रहा है व्हाट अबाउट ग्रेविटी। दिस इज अ मीनिंगलेस क्वेश्चन। व्हाट अबाउट ग्रेविटी, इट मीन्स नथिंग। ऑलराइट, ग्रेविटी इज देयर, क्वेश्चन हैज टू बी बिगर देन दिस। अदरवाइज आप लोग जिन वेरियस ग्रुप्स में एडेड हैं, टेलीग्राम लिंक वगैरह, वहाँ पूछ लीजिए। ओके, सो हम आगे बढ़ रहे वेरियस फोर्सेस। हम जो मैकेनिक्स पढ़ेंगे वो कुल जमा इन 5 फोर्सेस के अबाउट घूमेगी। ऑलराइट, मैं एक एक करके आऊँगा, अभी मैं लॉज यूज़ करना सिखाऊंगा, तब हम लोग बात करेंगे। आप लोग प्लीज़ चैट विंडो बंद कर दीजिए और ध्यान से सुनिए, आपके सारे डाउट धीरे धीरे दूर होते जाएंगे। चैट विंडो खुली रखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, सो हैव पेशेंस। जो डाउट है अपनी कॉपी में लिख के रख लीजिए, वो एक लेक्चर में आप देखेंगे क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी जो ध्यान देने लायक चीज़ है दैट इज फोर्सेस, जो अपन को समझना है। ओके, तो हम जब मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें जनरली मैक्सिमम सवाल 5 फोर्सेस के आसपास घूमते हैं। एक mg, ऑलराइट, वेट बेसिकली, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। पूरी मैकेनिक्स कुल जमा इन 5 फोर्सेस की कहानी है। ओके, एक बार हमने 5 फोर्सेस पढ़ लिए तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ पढ़ते हुए इनको लगाना सीखेंगे। देखिए समझिए, अभी तक हमने कुल जमा आपको ये एक्सप्लेन किया है कि सेकंड लॉ यूनिवर्सल नहीं था, इसमें हमें काफ़ी टाइम लगा। अब जब हम ये एक्सप्लेन कर चुके हैं सेकंड लॉ यूनिवर्सल नहीं है, तो अभी हमें उसे लगाना भी सीखना है। उसके लिए हमने तैयारी करी है फर्स्ट लॉ समझा के, और ये समझा के कि फर्स्ट लॉ में जो इनर्शियल फ्रेम की डेफिनेशन थी वो प्रैक्टिकली क्या है और एक्चुअली क्या है, बस इतना ही किया है। अभी सेकंड लॉ वगैरह लगाना हम सीखेंगे, लेकिन फोर्स सेकंड लॉ लगाना सीखने के लिए फर्स्ट थिंग वी नीड इज फोर्सेस। ऑलराइट, फोर्सेस चाहिए, फ्रेम चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए, तो हम तैयारी कर रहे हैं। दीज आर न्यूटन्स लॉज, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ ह्यूमन माइंड। इनको सीधे लगाना शुरू नहीं कर सकते, उसके लिए भी एक लेवल चाहिए, उसके लिए भी एक नॉलेज चाहिए, एक तैयारी चाहिए। तो तैयारी हम लोग कर रहे थे इतने दिनों से, उस तैयारी को अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ जब हम लगाएंगे तो वहाँ बात होगी फोर्सेस की। तो अब हम फोर्सेस की बात करना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिंपल सा फोर्स है mg, इसके बारे में। ओके, तो सबसे पहले तो ये समझिए, ये mg की जगह ऑलवेज थिंक ऑफ दिस एज gme m/re²। यदि हम सरफेस ऑफ अर्थ पे, जैसा हम बात कर चुके, सरफेस ऑफ अर्थ पे है, ऑलराइट, हेंस gme m/re², जिसमें ये जो g है वो ये हो जाएगा gme/re²। एसेंशियली ये फोर्स क्या है, ये फोर्स है अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब हम कहते हैं mg, तो एसेंशियली हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 3 कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ अर्थ और re², इनको रिप्लेस कर दे रहे हैं एक कांस्टेंट से। नहीं तो प्लीज ऑलवेज रिमेंबर, एसेंशियली जो ग्रेविटी हम लोग लिखते हैं वो ग्रेविटी क्या होती है, इट इज अट्रैक्शन ऑफ अर्थ। अर्थ कितने फोर्स से बॉडी को अट्रैक्ट कर रहा है, ऑलराइट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल, या फिर सिंपली mg। दिस इज व्हाट mg रिप्रेजेंट्स, ऑलराइट, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ। किसी भी ऑब्जेक्ट पे ये कभी भी आपको बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, ऑलराइट, दैट्स वेरी इजी। जैसे कोई चीज लटकी हुई है,
इस पे mg बनाना है, ऐसे बन जाएगा। कोई चीज़ किसी सरफेस पे रखी हुई है, प्लेन सरफेस पे, इस पे mg का फोर्स बनाना है, ऐसे बन जाएगा। ये हमेशा याद रखिए, जब भी हम फोर्स बनाते हैं तो वी रिप्रेजेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, राइट, वी रिप्रेजेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, वी नेवर रिप्रेजेंट फोर्स अप्लाइड बाय द ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ध्यान देने लायक चीज है, समझिएगा। इस ब्लॉक पे अर्थ ने जो पुल लगाया वो हमने इस ब्लॉक पे बनाया है, ऑलराइट। ये ब्लॉक जो किसी और पे लगा रहा होगा वो फोर्स हम नहीं बना रहे। जैसे कि ये mg हमने ब्लॉक पे बनाया, ब्लॉक जो इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा है वो हम नहीं बना रहे, हम ब्लॉक का एफबीडी बना रहे। जैसे कि यदि ये मैंने एक ब्लॉक रखा m1, ये एक ब्लॉक रखा m2 और मेरे से बोला m1 का पे लग रहे फोर्सेस बना दीजिए, तो m1 पे लगते फोर्सेस में ये बन जाएगा m1g। इसको देख के कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि ये फोर्स m1 m2 पे लगा रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये फोर्स m1 m2 पे नहीं लगा रहा है, ये फोर्स m1 पर प्लैनेट अर्थ लगा रहा है। ये फोर्स m1 पे प्लैनेट अर्थ लगा रहा है, ये फोर्स m1 ब्लॉक पर प्लैनेट अर्थ ने लगाया, ये m1 ने m2 पे नहीं लगाया है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी हम फोर्सेस बनाएंगे, ऑलराइट, तो हम वो फोर्स बनाएंगे जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। तो जैसे ये mg बना के दिखाया मैंने आपको, एक इंक्लाइन सरफेस है, इस पे यदि मैंने ब्लॉक रखा तो आप देख सकते हैं कि ये बन जाएगा, ऑलराइट, क्योंकि अर्थ ने लगाया वो फोर्स हम बना रहे हैं, ना कि वो फोर्स जो कि ब्लॉक ने सरफेस पे लगाया, ऑलराइट। कई लोगों को बिल्कुल ध्यान देने की इच्छा नहीं है, मिस्टर अंकित सिंह तो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे। मैं पढ़ा रहा हूँ mg, तो उनको नॉर्मल समझना है। जब मैं नॉर्मल समझाऊंगा तब ये mg समझने जाएंगे। सो मैं इनसे कह के थक गया हूँ कि प्लीज़ आप चैटिंग विंडो बंद कर दीजिए, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू फॉलो टीचर्स गाइडेंस, सो कांट हेल्प देम। प्लीज़ फॉलो माई गाइडेंस। आपको अभी मैं mg समझा रहा हूँ, मैंने यहाँ 4 लिखे तो मैं इनको भी समझाऊंगा, इनको समझा नहीं दिया है। हैव पेशेंस, अभी mg समझा रहा हूँ, इस पे ध्यान देंगे तो बाकी भी समझ में आएंगे जब वो दूसरे आएंगे, बट वो कंसंट्रेशन है ही नहीं अपना, ऑलराइट। दिस इज द प्रॉब्लम विद द ऑनलाइन मीडियम कि लोग जो है ध्यान नहीं देते, ओके। इससे बाकियों का भी कंसंट्रेशन बिगड़ता है, कोई बात नहीं। तो इस ब्लॉक के ऊपर ग्रेविटेशनल पुल ऐसे ही लग रहा है, हम इस ब्लॉक पे लग रहा फोर्स बना रहे हैं, इस ब्लॉक पे लग रहा फोर्स बना रहे हैं। या फिर से देखिएगा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आगे जाके आप गलत करेंगे ये चीज। ये जब हमने m1 पे लग रहा फोर्स बनाया तो ये बनाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये m2 पे लगा रहा है ये फोर्स। मैं बार बार कह रहा हूं, m2 पे जो फोर्स लग रहा है उसकी बारी अभी आएगी। दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन m1 बाय प्लैनेट अर्थ, दैट इज m1g, ऑलराइट। सो ग्रेविटेशनल फोर्स बनाने में कोई प्रॉब्लम किसी को खास नहीं होगी, इसलिए हम लोग इस पे रोककर अगले फोर्स पे आएंगे, दैट इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। और कुछ समय तक आज हम इन्हीं 2 फोर्सेस पे अपनी बातचीत को टिका के रखेंगे। इनफैक्ट हम इन्हीं 2 फोर्सेस के थ्रू कोशिश करेंगे आपको न्यूटन का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों लगा के सिखाएं, बट वी विल नीड एटलीस्ट 2 फोर्सेस टू बिगिन अप्लाइंग द लॉज ऑफ फिजिक्स, ऑलराइट। कुछ लोग m2 की चिंता कर रहे हैं, मैं m1 पढ़ा रहा हूँ तो वो m2 पे ध्यान दे रहे हैं। प्लीज डोंट वरी अबाउट इट, अभी मैं सारी चीजें ले लूंगा, हैव पेशेंस। आपको इतना कंफ्यूज स्टेट थी, आप सोचिए जो लोग पहला लेक्चर अटेंड किए थे वो तो ये मान के चलते थे कि न्यूटन का सेकंड लॉ यूनिवर्सल है। मैंने आपको कोशिश कर करके प्रूफ किया यूनिवर्सल नहीं है। मैंने आपको ऑब्जर्वर भी समझाया, मैंने आपको ये भी समझाया कि फर्स्ट लॉ कैसे लगता है। इनफैक्ट कई बच्चों ने मुझे HC वर्मा से भी डाउट लिख के भेजे, मतलब आप इतनी अच्छी टेक्स्ट बुक सीख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं खुद से, आपको सिर्फ 2-4 लाइनें समझ में नहीं आ रही है, तो इसकी चिंता मत करिए कि कौन सी चीज़ छोटी समझ में नहीं आई। फिजिक्स का सीखने का ग्राफ थोड़ा समझिएगा, फिजिक्स के सीखने का ग्राफ थोड़ा सा ऐसा होता है। शुरू में अपन को ऐसा लगता है, ऑलराइट, ये है नॉलेज, ये है टाइम एंड एफर्ट, टाइम प्लस एफर्ट,
शुरू में अपन को ऐसा लगता है कि यार कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, फिर एकाएक एक ब्रेक थ्रू आता है, समझ में आने लगता है और फिर चीज़ें खड़ाक से बढ़ने लग जाती है और बाद में भी बढ़ना फिर एक लेवल के बाद मुश्किल होता चला जाता है. सो वी मे बी समवेयर हियर राइट नाउ, बट वेरी सून वी आर गोइंग टू ब्रेक थ्रू and go here, but for that we will need at least 2 to 3 forces. All right, chaliye, normal contact force. Second force, normal contact force. Now what is normal contact force? Generally हम लोग इसको सिंबल n से रिप्रेजेंट करते हैं. इसके बारे में हम बातचीत करेंगे. एक बार ये सब कहानी खत्म हो जाए फिर आपको जितने डाउट पूछना पूछ सकते हैं. दैट्स वाई वी आर टेकिंग लाइव लेक्चर्स कि आप डाउट पूछ सके, लेकिन तब जब हम बोले, ना कि जब आपके दिमाग में. आप लिख के रख लीजिए, डाउट आ जाएगा समझ में. नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी किताबें, इवन अच्छी किताबें भी, और कई बार अच्छे टीचर्स तो नहीं कहूँगा बिकॉज टीचर्स शुड नॉट डू दिस, कई बार टीचर्स भी एक गलत वर्ड इसके लिए यूज़ करते हैं, जो यदि आपने कभी किसी किताब में पढ़ा हो या कहीं सुना हो तो माय एडवाइस इज स्टे अवे फ्रॉम अ टीचर और अ वीडियो विच इज़ यूजिंग दिस वर्ड नॉर्मल रिएक्शन. एनीबडी यूजेस दिस वर्ड नॉर्मल रिएक्शन, इफ अ टीचर इज यूजिंग दिस वर्ड, आई वुड एडवाइज वो कॉन्सेप्चुअली भले ही खुद क्लियर हो बट शायद आपको उतनी हेल्प नहीं कर पाएगा. ऑलराइट, सो ये थोड़ा सा गलत वर्ड है. किताबों में भी यूज़ होता है, अनडाउटेडली आई हैव सीन किताबों में भी ये यूज़ होते हुए, परंतु इस वर्ड से अपन बच के रहें क्योंकि इससे कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस हैं. करेक्ट वर्ड फॉर दिस एन सिंबल इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. ऑलराइट, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. दो वर्ड है यहां पे, नॉर्मल और कॉन्टैक्ट. नॉर्मल का मतलब है यहां पे परपेंडिकुलर से. ओके, नॉर्मल का यहां पे क्या मतलब है? परपेंडिकुलर. इनफैक्ट ज्योमेट्री के अंदर आपने नॉर्मल, टेंजेंट ऐसा नाम सुना, तो नॉर्मल का यहां पे मतलब है परपेंडिकुलर. ऑब्वियसली हम बात करेंगे किसके परपेंडिकुलर, बट इट इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. तो नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर है यहां पे, और कॉन्टैक्ट का मतलब है ये तभी लगेगा जब कॉन्टैक्ट हो. ओके, तो ये आप नोट कर सकते हैं, ये तभी लगेगा. मैं सेकेंड वर्ड पहले समझा रहा हूं, कब लगेगा ये? जब कॉन्टैक्ट हो. विदाउट कॉन्टैक्ट ये फोर्स एक्ट नहीं करता. एज इन जब तक दो सर्फेसेस टच नहीं करेंगी, कॉन्टैक्ट नहीं करेंगी, ये फोर्स एक्ट नहीं करेगा. This force acts only when two surfaces are in contact. Without contact, this force does not act. All right? So that is the first thing. अभी नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स थोड़ा समझाता हूं मैं आपको. जैसे कि ये M1 है, एक ब्लॉक M2 पे रखा हुआ है. अब M1 को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है अपनी तरफ M1G से. राइट, मैं थोड़ा सा और यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की वजह से एक और बात कह रहा हूँ जिसकी गहराई हो सकता है अभी समझ में ना आए, पर धीरे धीरे एक दिन जरूर समझ में आएगी. इस जी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सोचे ना, बताऊंगा बाद में कि ऐसा क्यों कह रहा हूं. इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ना सोचे, इसको सोचे कि ये GME/RE² की शॉर्ट फॉर्म है. ऐसा सोचेंगे तो आगे आपको पता पड़ेगा कि आप बहुत फायदे में रहेंगे यदि आप ऐसा सोचेंगे. तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं सिर्फ सोचने की बात कर रहा हूं, मतलब समझाने में टाइम लगेगा. ऑलराइट,
धीरे धीरे। फिजिक्स बहुत लॉजिकल, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जहाँ पे अपन को स्लो चलना पड़ता है शुरू में। यदि आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं आज पढ़ाया कल मेरे से सवाल सॉल्व होने लग जाए, हाँ बिल्कुल होने लग जाएंगे। 95% सवाल सॉल्व होने लग जाएंगे, बस वो 5% नहीं होंगे जो जेईई के एग्जाम में आने वाले। 95% होने लग जाएंगे, 5% नहीं होंगे बस। ऑलराइट, इसको सोचना है GME/RE²। ऑलराइट, हाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, बट सोचना है जब फोर्स लिख रहे हो GME/RE²। क्यों? कोशिश करूंगा लेक्चर के एंड तक समझा दो। चलते जाते हैं। ये फोर्स किस पे बनाया मैंने, रेड वाला किस पे लग रहा है, M2 पे कि M1 पे? इसका जवाब दीजिए। ये जो मैंने रेड में फोर्स बनाया किस पे लग रहा है, M2 पे कि M1 पे, या दोनों पे? आप चैट विंडो का यूज कर सकते हैं। राइट, दैट्स गुड। मैक्सिमम बच्चे ध्यान से सुन रहे थे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। M1 पे लग रहा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, ठीक है, एवरीबॉडी गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इस M1 को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। ऑलराइट, जैसे कि ये एक डस्टर है, ये दूसरा डस्टर है, इस डस्टर को अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। ऑलराइट, लेकिन ये नीचे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। ऑलराइट, यूट्यूब वीडियो में कोई बच्चा लिखता है सर प्लीज एक्सप्लेन वंस मोर, दैट मीन्स उसको पीछे ले जाके सुनने की इच्छा है, आप पीछे ले जाके सुन लीजिए। ओके, चलिए। तो इस M1 के ऊपर फोर्स लग रहा है ग्रेविटी का, जिसकी वजह से इसको गिरते चले जाना चाहिए था, लेकिन बीच में ये है। तो व्हाट हैपेंस इज दिस कि इसकी सरफेस के जो एटम्स मॉलिक्यूल्स है वो इसकी सरफेस के एटम मॉलिक्यूल के बहुत पास आ गए हैं, और इसकी सरफेस के एटम मॉलिक्यूल नीचे वाले के, मैं इसको ऐसे रख देता हूं, नीचे वाले के एटम्स और मॉलिक्यूल्स इसको ऊपर की तरफ पुश करने लग गए हैं। ये जो ऊपर की तरफ पुश करने लग गए हैं, इसके मॉलिक्यूल्स, नीचे वाले के मॉलिक्यूल्स ऊपर वाले को, और ऊपर वाले के मॉलिक्यूल्स नीचे वाले को, इन दोनों के बीच में जो ये फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है। ऑलराइट, यदि मैं सिर्फ M1 का चित्र बना रहा हूं अभी, तो इस पे एक M1G लग रहा है और एक इसके ऊपर लग रहा है M2 के साथ कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। मैं फिर से बोलता हूं, M2 के साथ कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। M1 के ऊपर M2 के कांटेक्ट की वजह से लग रहा है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स। ये होगा हाउ दिस फोर्स एक्ट्स। इट एक्ट्स ओनली व्हेन देयर इज कांटेक्ट, इट कैन नॉट एक्ट विदाउट कांटेक्ट। कहने का मतलब, यदि ये इसके कांटेक्ट में नहीं है, तो जब ये हवा में है तो ये फोर्स नहीं लग सकता। दे हैव टू बी इन कांटेक्ट, दैट्स व्हाई वर्ड कांटेक्ट इज देयर। एंड व्हाई नॉर्मल? बिकॉज इट ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। ये फोर्स हमेशा कैसे एक्ट करता है? ओनली परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। कहने का मतलब, यदि मैंने एक इंक्लाइन पे इसको रखा, ब्लॉक को, ये M1G इस पे लग रहा है, M1 ब्लॉक को रखा, अभी नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स कैसा लगेगा मैं दो बना के दिखाता हूं। लेट्स सी आप लोग समझ पाए कि नहीं। ऑलराइट, एक ऑप्शन ये है और एक ऑप्शन मैं रेड से बना देता हूं। या इसको N1 लिख देता हूं मैं। ऑलराइट, कौन सा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स सही बनाया मैंने, N वाला या N1 वाला? मैंने वैल्यू तो पूछी ही नहीं है। कलर दिख रहा है तो ब्लू वाला कि रेड वाला?
कौन सा नॉर्मल सही है, n की n1 या रेड वाला या ब्लू वाला? ओके, कुछ बच्चों को वर्ड परपेंडिकुलर समझ में नहीं आया है अपेरेंटली. करेक्ट ऑप्शन इज दिस. दिस इज द करेक्ट नॉर्मल फोर्स. दिस इज रॉन्ग. Why? Because the word here is perpendicular. किसके perpendicular? Surface के perpendicular. The surface which are in contact. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दो surfaces है जो कि contact में एक दूसरे के, ये दो surfaces आप देख सकते हैं एक दूसरे के contact में है. तो जो perpendicular होगा surface के वही force सही होगा. And this is normal. That is perpendicular to the surface वाला force ही बिल्कुल सही force है. जो force परपेंडिकुलर टू द सरफेस नहीं है वो गलत है. यहां आप देख सकते हैं दो सरफेसेस है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर मिल रही है, तो जो सही फोर्स लग रहा होगा दैट इज n नॉट n1. सर ये परपेंडिकुलर क्यों होगा? ये इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि इट ऑलवेज एट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस. ऑलराइट, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही लगता है. राइट, ये परपेंडिकुलर ही लगता है, ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टी है. तो ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है. राइट, एक बच्चे ने पूछा है सर इलेक्ट्रोस्टैटिक और नॉर्मल फोर्स इक्वल है क्या? बेटा ये इक्वल वर्ड बड़ा मिस अंडरस्टूड वर्ड है, एटलीस्ट इन फिजिक्स. ऑलराइट, ये बड़ा मिसअंडरस्टूड वर्ड है. इक्वल मतलब इसका कॉज इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. ऑलराइट, और लॉजिक से बताएं, हम इन फोर्सेस का प्रॉपर्टी बता रहे हैं, इनका और कोई लॉजिक नहीं हो सकता. ऑलराइट, ये पहली चीज है. तो नॉर्मल लगेगा और परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर लगेगा और कॉन्टैक्ट पे लगेगा. ये दो बातें अभी तक हम कर चुके हैं. सर डज इट एक्ट एट एवरी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर ईच मॉलिक्यूल? यस, बट हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक व्यू नहीं लेते, हम लोग यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक व्यू ले रहे हैं फोर्सेस का, कि फोर्सेस जो है वो मैक्रोस्कोपिकली कैसे लगते हैं, उनका ओरिजिन माइक्रोस्कोपिक है. पर हम हर बार 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 उस पर जाएंगे तो फिर हमसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी. हम थ्योरी समझते हैं ताकि हमको कोई यदि कभी घुमाना चाहे तो हम सॉल्व कर सके, हम घूमे ना, हम टिके रहे. बट हम लोग साथ में ऐसे स्ट्रक्चर भी बिल्ड करते हैं कि जिससे हम काम कर सके. जैसे कि जिस रूम में मैं इस समय बोल रहा हूँ, इस रूम में एसी लगा हुआ है, जिसको समझने के लिए हमें सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी चाहिए, केटीजी भी चाहिए, हमें मॉलिक्यूलर फिजिक्स की थ्योरी भी चाहिए, हमें केमिस्ट्री भी जाननी जरूरी है. मान लीजिए मुझे सब कुछ आता हो तो भी शायद ये एसी खराब हो जाए तो मैं सही नहीं कर पाऊंगा. और ऑन द अदर हैंड जो इसका मिस्त्री है, जिसको हो सकता है फिजिक्स का एक भी लॉ नहीं आता हो, जो हो सकता है बहुत कम पढ़ा लिखा हो, वो हो सकता है इसको सही कर दे. अभी इस एसी में गड़बड़ हो जाए तो मुझे मेरे इलेक्ट्रिशियन को बुलाना पड़ेगा, जो हो सकता है 10वीं या 12वीं पास हो. मेरे को सारे फिजिक्स के लॉ आते होंगे जो इसमें लगते हैं, और हमारे जो केमिस्ट्री के टीचर उनको सारी केमिस्ट्री भी आती होगी जो इसमें लगती है, पर वो इसको सही नहीं कर पाएंगे. तो प्लीज़ अंडरस्टैंड कि हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी चीज़ें आनी चाहिए, परंतु हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए मैक्रोस्कोपिक भी जाना पड़ता है. सो दैट्स इट ऑन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स. तीसरी और आखिरी चीज अबाउट नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ तीनों के बारे में बातचीत करेंगे, और बचे हुए फोर्सेस भी धीरे धीरे पढ़ेंगे. अभी हम लोग सिर्फ ग्रेविटी और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ही फोकस करके पढ़ रहे हैं, ताकि हम लोग लॉ लगाना सीख जाए. ऑलराइट, कई लोग को हम जो पढ़ा रहे हैं उससे मतलब नहीं, वो भी थर्ड लॉ पे जाना चाह रहे हैं कि सर ये पेयर में एक्ट करते हैं, ये वो. कई लोग यहाँ ज्ञान देने भी आते हैं. इंटरनेट इज सच अ डेमोक्रेटिक मीडियम दैट यू कैन टीच ऑल्सो वाइल यू आर लर्निंग. सो सम पीपल आर टीचिंग हियर ऑन चैट विंडो. ऑलराइट, सो आगे बढ़ते हैं हम लोग. ओके, तीसरी बात जो कुछ बच्चों ने चैट में लिखी थी, जो ज्ञान देने में इंटरेस्टेड है, ऑलराइट, इज इट ऑलवेज पुशेस. ऑलराइट, ये सिर्फ पुश होता है. ओके, नेवर पुल. इससे पुल नहीं होता, सिर्फ पुश होता है. इसका क्या मतलब है? पुश का मतलब ये है
कि इस m1 को ये इंक्लाइन अपने से दूर पुश कर सकता है, ये m1 को अपनी तरफ पुल नहीं कर सकता है। लेट मी एक्सप्लेन इट इन अनदर वे। जैसे कि मान लीजिए ये मैंने दो ब्लॉक आजू बाजू रखे, राइट, ये दो ब्लॉक मैंने आजू बाजू रखे और मैं इस ब्लॉक को खींच के ले जाना चाह रहा हूं। यदि मैं इस ब्लॉक को खींच के ले जाऊं तो m1 जो है, प्लीज समझिएगा, जो m1 है वो वहीं पड़ा रह जाएगा और m2 जो है वो साथ साथ चलता चला जाएगा, इट विल कीप ऑन मूविंग। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि m1 को साथ में चलाने के लिए m2 को उसको पुल करना पड़ता, ऐसा नॉर्मल लगाना पड़ता m1 पर, जबकि m2 m1 पर नॉर्मल खुद से अवे लगा सकता, ऐसा नॉर्मल नहीं लगा सकता। क्या हो सकता है इसकी जगह, जरा देखिएगा, ये m1, ये m2, अब मैंने इधर से खड़ा होकर किसी ने इसको पुश किया, इस तरफ धक्का मार रहा है, राइट, पुश किया। अब क्या होता है पुश में ये होता है कि m1 और m2 साथ साथ चल पाएंगे क्योंकि ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, राइट, m1 पे m2 अपने से दूर ऐसे लगा सकता है, तो आप देखेंगे दोनों साथ साथ चल रहे होंगे। ये मैंने फोर्स ऐसे बना दिया है, लेकिन यदि आप आगे की स्थिति देखेंगे इसकी, कि आगे कैसे दिखेगा, तो इसमें आगे ऐसे दिखेगा कि m1 और m2 साथ साथ अपनी पोजीशन से आगे चलते चले जा रहे होंगे साथ में कांटेक्ट रख के। क्यों? क्योंकि m2 कैन पुश, ऑलराइट, वेयर इज इट कैन नॉट पुल। यदि मैंने m2 को खींचा तो m1 नहीं खींचेगा साथ में, ऑलराइट, कौन खींचेगा साथ में? m1 नहीं खींचेगा, जबकि मैं पुश करूंगा तो m1 साथ में पुश हो जाएगा, लेकिन पुल नहीं होगा। दैट इज कि नॉर्मल हमेशा खुद से दूर की तरफ फोर्स लगाता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस बोर्ड को मैं ऐसे पुश कर सकता हूं, ऑलराइट, आप देख सकते हैं मैं जब पुश कर रहा हूं तो मेरा हैंड प्रिंट इस पे बन जा रहा है, ऑलराइट। यदि मैं हाथ को पीछे खींचता हूं, बिना टच करके पीछे खींचता हूं, तो आप देखेंगे इतना मजबूत हैंड प्रिंट नहीं बन पा रहा है। जबकि यदि मैं इसको पुश करता हूं तो ये प्रूफ कि देखो मैं पुश कर पा रहा हूं, ये मैंने सिर्फ टच किया हल्का सा और कर लिया, तो इतना अच्छा हैंड प्रिंट नहीं आया, ऑलराइट। पुश करता हूं तो आ जाता है। सो माई हैंड कैन पुश इट बट आई कैन नॉट पुल। इनफैक्ट जब अपन को पुल दिखता है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। कुछ लोग बोलेंगे सर देखिए मैंने पुल कर लिया, ये डस्टर है मैंने इसको पुल कर लिया। जरा ध्यान से देखिए, इसको पुल करने के लिए अपन ने एक्चुअली उंगलियों को ऐसा किया ताकि उंगलियां इसको पुश कर दे। दिखने में ऐसा लग रहा है कि पुल कर रहे हैं, ऑलराइट, बट यू आर नॉट पुलिंग, यू आर एक्चुअली पुशिंग थ्रू फिंगर्स। फिंगर्स को इधर लेके गया तब आप इसको पुल कर पा रहे हैं। दिस इज हाउ यू पुल, राइट। So we are ready with two basic forces, gravity and normal. Now we are going to go step by step, apply Newton's laws one by one, all right. उपाध्याय जी और अथर्व जी अभी हम आएंगे उसके ऊपर, all right। अभी हम थर्ड लॉ नहीं पढ़ा है, सो अभी हम थर्ड लॉ पढ़ाएंगे, फिर इस पर बातचीत करेंगे, all right। तो लेट्स टॉक अबाउट थर्ड लॉ एंड देन हम लोग फिर से एक बार फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ दोबारा कर लेंगे और अप्लाई करना शुरू करेंगे, ऑलराइट। सेकंड लॉ मैं थोड़ा थोड़ा बता चुका हूँ कैसे अप्लाई करना है, ऑलराइट, लेकिन मैं अभी उस डिटेल में अभी नहीं जाऊँगा, वो जब आएगी प्रॉब्लम तभी मैं उस पर जाऊँगा, ऑलराइट। जवाब मिलेगा श्वेता सिंह जी, आपको पेशेंस से सुनना पड़ेगा। आप बार बार पूछेंगे और स्पैम करेंगे सर व्हाई वी कैन नॉट कॉल इट नॉर्मल रिएक्शन। मेरी कोशिश रहती है कि मैं क्यूरियोसिटी डेवलप करके रखूँ आप में कि अच्छा सर ये भी बताएंगे, अच्छा सर ये भी बताएंगे, तो दैट्स व्हाई, ऑलराइट। सो डोंट स्पैम, वेट, वो डिलीट कर देंगे आप स्पैम करेंगे तो, ऑलराइट। तो ये समझ में आ गया होगा कि अपन कॉन्टैक्ट में जब पुल कर रहे हैं तो वो भी एक्चुअल में पुश ही है, क्योंकि हम ऐसे पुल करते हैं, राइट, दैट इज एक्चुअली अ पुश, उंगलियों को ऐसा करेंगे, ऑलराइट। तो इट इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स, ऑलराइट। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ, ओके। Now, Newton's third law
कि पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेटमेंट इन न्यूटन्स थर्ड लॉ, आई हैव सीन मतलब ऑलमोस्ट ब्रेन डेड पीपल ऑल्सो यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसी बात मतलब जिनको न्यूटन की स्पेलिंग भी ठीक नहीं आती वो भी बोलते हुए मिल जाते हैं। ऑलराइट, क्या ये सही है? यस, न्यूटन ने यही लॉ दिया था, बिल्कुल यही लॉ दिया था, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। बट अगेन हम लोगों को इस लॉ को याद करके कहीं नहीं जाना है। हम लोगों की मेन रिक्वायरमेंट है कि हम लोग इस लॉ को अप्लाई कर सके, ऑलराइट, हम इसको यूज कर सके। नाउ टू यूज दिस लॉ, ऑलराइट, प्रॉपरली, हमको इसको थोड़ा सा आपको मॉडिफाइड फॉर्म में बोलना पड़ेगा, उन गलतियों को ध्यान में रखते हुए जो आप फ्यूचर में करेंगे। ऑलराइट, सो उसको ध्यान में रखते हुए हमको इस लॉ को थोड़ा सा बेटर फॉर्म में बोलना पड़ेगा। सो हियर इज द लॉ। ऑलराइट सर, थर्ड लॉ यूनिवर्सल है क्या? यस, क्लासिकल फिजिक्स में है, और जैसे ही हम क्लासिकल फिजिक्स की बाउंड्री पे पहुंचते हैं वहां पर इसका एक दूसरा वर्जन होता है, वो यूनिवर्सल हो जाता है अपने आप में। क्लासिकल फिजिक्स में हम काफ़ी हद तक इसको यूनिवर्सल मान सकते हैं, लेकिन 12th की फिजिक्स आते आते ही हम देखेंगे कि इस फॉर्म में तो ये वैलिड नहीं रहता, लेकिन इसका एक यूनिवर्सल वर्जन है, वो यूनिवर्सल होता है। ऑलराइट, विच आर वेरी क्लोज टू द थर्ड लॉ स्टेटमेंट, बट क्लोज है लेकिन डिफरेंट है। ठीक है, तो अपन लोग इसको फिलहाल यूनिवर्सल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। सेकेंड लॉ यूनिवर्सल नहीं है, सेकेंड लॉ बिल्कुल यूनिवर्सल नहीं है, वो लिमिटेड है। अपने लिए थर्ड लॉ बिल्कुल यूनिवर्सल है। थर्ड लॉ इज यूनिवर्सल फॉर अस। ऑलराइट, हर्ष डागा, व्हाट इज क्लासिकल फिजिक्स? क्लासिकल फिजिक्स बेटा वो है जो अपन मोस्टली 11th में पढ़ते हैं। ओके, 11th के सिलेबस के चैप्टर्स आर क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स, जो हम लोग न्यूटन के लिए लगाते हैं। ऑलराइट, तो ये कंडीशनल नहीं है स्टेटमेंट, ये आप मान के चल सकते हैं कि अपन जितनी फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर ये यूनिवर्सल है। ओके, तो मैं वो लॉ नहीं बोल रहा हूं जो आप सबने पढ़ा है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मैं इसका वो वर्जन बोल रहा हूं जिससे कि आपसे कभी भी गलती नहीं होगी व्हाइल अप्लाइंग न्यूटन्स लॉ। सो हियर वी गो, लिखिएगा, कॉपी पेन तैयार। व्हेन बॉडी ए applies force F, when body A applies force F, when body A applies force F on body B, right, when body A applies force F on body B, body B simultaneously applies same magnitude force F of same nature on body A in opposite direction. Simultaneously, very important. Same nature, very important. So please write in this language
This is going to help us in JEE problem solving when we encounter really difficult questions. नहीं तो हम लोग वो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे जिससे हमारे को टीचर के दिए हुए सवाल सॉल्व हो जाते हैं, ना कि हमारे में वो कॉन्फिडेंस आए कि ले आइए जो चाहे सवाल दुनिया में फिजिक्स का कितना भी कॉन्सेप्चुअल, आई कैन हैंडल इट. वो कॉन्फिडेंस के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस लॉ वेरी क्लियरली. मैं एक एक चीज समझाऊंगा. डोंट वरी, डोंट स्टार्ट आस्किंग डाउट्स. कई लोगों से कंट्रोल ही नहीं होता, वो चैट के लिए बैठे ही रहते हैं. बिफोर आई इवन फिनिश स्टेटमेंट उनके डाउट पहले आ चुके होते हैं. अभी तो मैंने खत्म ही नहीं किया है, मैं तो बता रहा हूं कि ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब ऑब्वियसली मैं समझाऊंगा. ऑलराइट, मैं समझाऊंगा. So, when body A applies force on body B, साफ साफ क्लियर है पहली चीज में ही कि दो बॉडी का इन्वॉल्वमेंट जरूरी है. आई होप साथ साथ लिख रहे होंगे. जो मैं इसमें इंपॉर्टेंट बातें बोलता जा रहा हूं. फिजिक्स के सबसे अच्छे नोट्स वो नहीं होते हैं जो अपन ने सिर्फ बोर्ड से कॉपी किया. बोर्ड से कॉपी तो जरूरी है ही सही, जो टीचर ने समझाया उसको अपनी भाषा में जब लिख लिया, दे आर द बेस्ट नोट्स ऑफ फिजिक्स. नॉट दोज जो अपन ने सिर्फ बोर्ड से कॉपी किया, सिर्फ उतना स्कूल टाइप नहीं चलेगा. ऑलराइट, आपको अपनी भाषा में नोट्स लिखने पड़ेंगे, जो भी भाषा में आपको समझ में आ रहा है. तो मैंने सबसे पहले क्या बोला, व्हेन बॉडी ए अप्लाइज फोर्स एफ ऑन बॉडी बी, इसका मतलब दिस लॉ की एप्लीकेबिलिटी के लिए दो बॉडी होनी जरूरी है. कोई एक बॉडी लेकर ये लॉ नहीं लगा सकते. ऑलराइट, आप बोलेंगे सर ये क्यों एम्फेसाइज कर रहे हैं? बिकॉज यदि आप सेकेंड लॉ को देखें तो वो एक ही बॉडी की बात कर रहा है जिसके ऊपर हम नेट फोर्स लिख देते हैं. ऑलराइट, वो एक ही बॉडी की बात कर रहा है कि भाई एक बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा है उसका एक्सेलरेशन आप ऐसे निकाल सकते हैं. ऑलराइट, यहां पे हम कह रहे हैं भैया दो बॉडी के बारे में बात होगी. सो व्हेन बॉडी अप्लाइज फोर्स एफ ऑन बॉडी बी, देन बॉडी बी साइमल्टेनियस रहेगा. शायद यहां पे देन इसलिए बिकॉज इट इज साइमल्टेनियसली है. ऑलराइट, इसलिए नहीं लिखा. बॉडी बी साइमल्टेनियसली. Now this is very very important. Body B simultaneously. All right. This is very important. लोग समझते नहीं इस वर्ड को, simultaneous को, और उसकी वजह से पता नहीं क्या क्या गड़बड़े करते. Simultaneous से वर्ड एक्शन रिएक्शन हो जाता है खत्म. क्यों हो जाता है खत्म, जरा समझिएगा. All right. यदि ये फोर्स लगा, मेरे हाथ ने इस हाथ से टक्कर मारी, तो जब ये फोर्स मेरे हाथ ने इस पे लगाया, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, उसके पहले या उसके बाद नहीं, मेरे लेफ्ट हैंड ने राइट हैंड पे भी उसी समय लगाया फोर्स, ना पहले ना बाद में. मतलब कि जब ये टक्कर हुई तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले मेरा जो हाथ राइट हैंड मूव कर रहा था उसने फोर्स लगाया फिर लेफ्ट ने लगाया. नहीं, राइट और लेफ्ट हैंड ने साइमल्टेनियसली एक दूसरे पर नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया, पुशिंग वाला, साइमल्टेनियस. यदि ये साइमल्टेनियस है तो आप एक को एक्शन और दूसरे को रिएक्शन नहीं कह सकते. इट वुड मेक नो सेंस. ऑलराइट, दैट्स व्हाई न्यूटन ने तो इंटेलिजेंट लोगों के लिए बोल दिया एक्शन रिएक्शन. क्यों? क्योंकि वो न्यूटन समझ के चलता था कि यार ये मैं इंटेलिजेंट लोगों के लिए बात कर रहा हूँ. बट हम लोग जब ये समझने आते तो हमें उसको अपने लेवल पे समझना पड़ता है. न्यूटन को पता था यार मेरे लॉ पढ़ने वाले गलत नहीं करेंगे. ऑलराइट, पहले जमाने में फिजिक्स यूज्ड टू बी ओनली फॉर द एलीट ऑफ द एलिटिस्ट. ऑलराइट, अभी एनीबडी हु वांट्स टू ट्राई इंजीनियरिंग हैज टू स्टडी फिजिक्स. पहले फिजिक्स वाज लिमिटेड टू वेरी वेरी फ्यू पीपल. अभी फिजिक्स इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर एवरीवन. ऑलराइट, इसलिए हम लोगों को उस लेवल पे जाके समझना पड़ेगा. तो सबसे पहला वर्ड समझ में आया, साइमल्टेनियस. इट इज गोइंग टू बी टुगेदर. इसका एक और बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है साइमल्टेनियस का वर्ड का ही, बहुत ही शानदार एग्जांपल होता है. दैट इज जैसे कि बंदूक से जब निशाना लगाना होता है. ऑलराइट, तो निशाना लगाते हुए बंदूक को बहुत ढंग से पकड़ना होता है. यदि आपने कभी देखा हो ट्रेनिंग कंधे पे रखते हैं, ये वो स्नाइपर वगैरह होता है, तब तो स्टैंड और पता नहीं बहुत सारे जुगाड़ करता है, तब जाके वो स्नाइपर जो है लगा पाता है. उसमें वो विंड की वेलोसिटी वगैरह देखता हो तो अलग कहानी है. ऑलराइट, लेकिन उसको बहुत स्टडी रखना पड़ता है गन को. क्यों रखना पड़ता है गन को स्टडी? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू फायर अ बुलेट. एक्सप्लोजन होता है, बुलेट के पीछे बहुत बारूद होता है,
जो स्ट्राइकर के टकराने से फटता है तो बुलेट पे फोर्स लगता है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है, बुलेट जा रही है। वो जो बुलेट पे एक्सप्लोजन का फोर्स लगा, यदि बुलेट के निकलने के बाद गन पे लगता तो निशाना लगाना वाज वेरी इजी। लेकिन जब वो एक्सप्लोजन का फोर्स बुलेट पे लगता है, उसी मोमेंट पे जब बुलेट अभी अंदर है, वही फोर्स गन पे भी लगता है। थर्ड लॉ, साइमल्टेनियसली the gun applies massive force on bullet, simultaneously bullet applies same massive force on the gun. All right, now if it is simultaneous तो bullet is still inside the barrel, और यदि अभी इनसाइड है और यदि आपने गन को ढंग से नहीं पकड़ा तो गन हिल जाएगी तो आप निशाना मार रहे थे ए को, जाके लगेगा बी को। That's why simultaneous word is so very important। कुछ लोग सुन नहीं रहे, वो अपनी सिखाने में इंटरेस्टेड है, रिकॉइल लिखे जा रहे, ये बच्चे नहीं सीख पाएंगे यदि ये चैटिंग से अपना हाथ नहीं हटाएंगे। देवेंशु उपाध्याय, प्रज्वल सिंह, तो वेरी डिफिकल्ट बिकॉज यू आर नॉट राइटिंग, यू आर नॉट लिसनिंग, यू आर टाइपिंग। ऑलराइट, so please listen। so I hope everybody understands simultaneous is so very important। क्यों जरूरी है simultaneous word? This is why simultaneous word is so very important। नहीं तो यू कैन नॉट शूट। इसी को रिकॉइल भी बोलते, इसी को सब कुछ बोलते हैं। ऑलराइट, किसी नॉर्मल आदमी को आप अच्छी सी गन पकड़ा दो और 50 मीटर पे बंदा खड़ा कर दो राइफल देके और उसको बोलो तू मार, मैं बता रहा हूँ बचने वाला है, यदि उसने घर पे प्रैक्टिस नहीं करी तो, क्योंकि मारेगा इधर लगेगी उधर, कोई और मरेगा बेचारा। ऑलराइट, दैट्स व्हाई ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। साइमल्टेनियस मतलब 0 सेकंड डिले भी नहीं, डिले वर्ड का मीनिंग नहीं है रेवती सिंह जी। जब हमने साइमल्टेनियस बोल दिया तो डिले वर्ड ही नहीं एग्जिस्ट करता। ऑलराइट, 0 सेकंड डिले भी क्यों बोलेंगे हम तो ये बोलेंगे वो साथ ही पैदा हुए, दैट्स इट। इसीलिए एक को एक्शन और एक को रिएक्शन कहना अच्छा नहीं है। इनफैक्ट रिएक्शन वर्ड यूज होता था पुरानी फिजिक्स में, क्योंकि पहले फिजिक्स मैं बता रहा हूं ना आपको बहुत एलिटिस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट लोग के लिए थी। अभी इंजीनियरिंग की वजह से एवरीबडी नीड्स टू अंडरस्टैंड फिजिक्स, इस वजह से हमको वो समझना पड़ता है। पुराने जमाने में लिखते थे रिएक्शन, वी डोंट नीड रिएक्शन वर्ड राइट नाउ। राइट, सेम मैग्नीट्यूड, ये सबने सुना है, सेम मैग्नीट्यूड लगता है। नेक्स्ट इज सेम नेचर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो लोग आज ध्यान नहीं देंगे अगली क्लास में मैं एग्जाम्पल्स लूंगा, बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। ऑलराइट, सो सेम नेचर का क्या मतलब है, फोर्स के नेचर का क्या मतलब है? यहां पे बहुत सिंपल मतलब है बच्चों, बहुत सिंपल मतलब है। नॉर्मल का मैं तो रिएक्शन वर्ड ही यूज नहीं करता, थर्ड लॉ पेयर यूज करता हूं मैं वर्ड। नॉर्मल का थर्ड लॉ पेयर सिर्फ नॉर्मल हो सकता है, टेंशन kx, फ्रिक्शन mg नहीं हो सकते। टेंशन का थर्ड लॉ पेयर सिर्फ टेंशन हो सकता है, नॉर्मल mg kx फ्रिक्शन नहीं हो सकते। सेम नेचर, जो नेचर इसका होगा फोर्स F का, उसी नेचर का थर्ड लॉ पेयर लग सकता है। थर्ड लॉ पेयर कैन नॉट बी ऑफ अ डिफरेंट नेचर। ऑलराइट, कहने का मतलब नॉर्मल का थर्ड लॉ पेयर टेंशन नहीं होगा, टेंशन का थर्ड लॉ पेयर नॉर्मल नहीं होगा, mg का टेंशन नहीं होगा, mg का स्प्रिंग नहीं होगा, स्प्रिंग का फ्रिक्शन नहीं होगा, फ्रिक्शन का थर्ड लॉ पेयर विल ऑलवेज एंड ऑलवेज बी फ्रिक्शन। So that is the most important part of this third law। okay, opposite direction में लगेगा, that is very very clear कि opposite direction में लगेगा। alright, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जाम्पल लिया था, उसके थ्रू मैं समझा देता हूं। ये एक ब्लॉक M1, ये एक ब्लॉक M2 और हम इसको कर रहे हैं पुश। ऑलराइट, हम इसको पुश कर रहे हैं, तो यदि मैं M1 का FBD बनाऊं तो एक फोर्स तो ये पुश का लग रहा होगा, एक M1 जो है वो M2 में धसना चाह रहा है, वो M2 को तोड़ के उसमें घुस जाना चाह रहा है, तो इसके मॉलिक्यूल्स ने M1 को रिपल्स किया होगा, पुश किया होगा हमें, ये नॉर्मल होगा। और एक होगा इसका थर्ड लॉ पेयर, सेम मैग्नीट्यूड, सेम नेचर, अपोजिट डायरेक्शन। ऑलराइट,
सेम मैग्नीट्यूड, सेम नेचर, अपोजिट डायरेक्शन एंड साइमल्टेनियस, जो कि लग रहा होगा समथिंग लाइक दिस। इसको हम चाहें तो एन डैश लिख दें, ऑलराइट। हाँ, कभी कभी हम लोग ऐसा करते हैं, मैं अगली क्लास में इस पर भी थोड़ा सा आप लोगों को फिजिक्स के इक्वल टू भी समझाना शुरू करूंगा कि कैसे फिजिक्स के इक्वल टू मैथ्स के इक्वल टू जैसे नहीं होते, ऑलराइट। ये भी मुझे समझाना है आप लोगों को धीरे धीरे। एन और एन डैश मतलब कि नॉर्मल का थर्ड लो पेयर इज नॉर्मल। रंजन अग्रवाल जी, अगली क्लास में मैं इसी पे सबसे ज़्यादा बातें कर रहूँगा कि ये सेम नेचर वाली बात का मतलब क्या है कि नॉर्मल का थर्ड लो पेयर नॉर्मल, टेंशन का थर्ड लो पेयर टेंशन, ग्रेविटी का थर्ड लो पेयर ग्रेविटी। जब तक मैं और एग्जांपल नहीं ले पाऊंगा तब तक मैं नहीं समझा पाऊंगा, ऑलराइट। तो थोड़ा थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, हम धीरे धीरे बिल्ड करते हुए आए ना यहाँ तक, ऑलराइट। तो वैसे ही अब हम लोग अगली क्लास के अंदर जब पहुंचेंगे तो हम लोग इसी बारे में बातचीत कर रहे होंगे, ओके। आयुष खतकवार जी का डाउट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि यदि हमने किसी चीज़ को तोड़ दिया तो क्या हमने उससे ज़्यादा फोर्स लगाया था? नहीं, उसने हम पे लगाया उतना ही फोर्स। यदि कभी आपका झगड़ा हुआ होता किसी से, आयुष खतकवार जी, मेरा हुआ है बचपन में, मैंने लड़ाई हो गई थी बचपन में तो मुक्का मारा, दूसरे का दांत टूटा था। तो इसका मतलब ये नहीं था कि मेरे हाथ पे चोट नहीं लगी थी, मेरे हाथ पे भी चोट लगी थी, उसका दांत टूटा था, मेरा हाथ पे चोट लगी थी, ऑलराइट। ये नहीं बताऊंगा मेरे को भी क्या हुआ था बदले में, बट एनीवे। सो थर्ड लो पेयर तो लगा था, उधर डैमेज हो गया, वो अलग कहानी है, ऑलराइट। वो फिर आगे परसिस्ट नहीं करेगी, आगे बॉडी की इंटीग्रिटी खत्म हो गई तो अब वो और फर्दर थर्ड लो पेयर में लगा भाई कि बॉडी बची ही नहीं, लेकिन उस मोमेंट पे जब टक्कर हुई तब तो लगा था फोर्स, ऑलराइट। सो दैट इज द आंसर। व्हाई सेम नेचर इज नेसेसरी? शामवी, आप प्लीज समझिए एक बार कि फिजिक्स के लॉज के लॉजिक हम नहीं दे सकते। यदि हम दे रहे हो सकते होते तो न्यूटन के लॉ नहीं पढ़ रहे होते, आप अमित गुप्ता के लॉ पढ़ रहे होते। अमित गुप्ता या कोई भी इंसान वेरी इंटेलिजेंट, मुझसे बहुत बहुत इंटेलिजेंट भी न्यूटन के लॉ का प्रूफ नहीं दे पाएगा, ऑलराइट। न्यूटन के लॉ के प्रूफ नहीं होते, ओके, या किसी भी लॉ के उस तरह से प्रूफ नहीं होते, उनकी सिर्फ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सो विल स्टॉप हियर। मीनवाइल आप लोगों ने वो देख लिए होंगे, क्या दिया था हम लोगों ने आप लोगों को, असाइनमेंट्स। तो आज मैं असाइनमेंट डिस्कस नहीं कर पाया, मैंने सोचा था, तो मे बी नेक्स्ट क्लास में कोशिश करते हैं हम लोग असाइनमेंट के डाउट्स डिस्कस करने की। मैं थोड़ा सा भूल गया, डाउट्स अब मैं अगली क्लास में लूँगा। एक डाउट बड़ा रेलेवेंट लग रहा है सर, साइमल्टेनियस से एक्शन रिएक्शन का सेंस क्यों खत्म हो जाता है? इसलिए खत्म हो जाता है क्योंकि जनरली एक्शन सुन के ऐसा लगता है कि ये पहले हुआ, रिएक्शन सुन के लगता है ये बाद में हुआ। जैसा हम कहते हैं ना कि पापों का प्रायश्चित मिलता है, कि बुरे काम का बुरा नतीजा, तो वो नतीजा इमीडिएट नहीं मिलता। आज जाके हमने चोरी करी तो अभी का भी जेल नहीं होती, बाद में होती है। तो इसलिए एक्शन और रिएक्शन सुन के ऐसा लगता है कि एक्शन अभी कर रहे हैं, रिएक्शन बाद में होता है। इसलिए एक्शन रिएक्शन वर्ड साइमल्टेनियस वर्ड के साथ सूट नहीं करता, क्योंकि रिएक्शन सुन के ही ऐसा लगता है कि वो बाद में होगा, ऑलराइट। थैंक यू वेरी मच, विल कंटिन्यू विद दिस इन नेक्स्ट क्लास। बाय बाय। बंद ही नहीं कर रहा। बंद